Assalamu alaikum dear students. In the name of Almighty Allah, the most merciful, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे बायोलॉजी के, विच इज़ प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन सेल्स, और इट कंप्राइज almost 50% of their total dry weight। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, और ये कंटेन कर रहे होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से हम ये पढ़ लेंगे कि प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह से हम प्रोटीन्स की एग्जांपल्स को चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारी एग्जांपल्स प्रोटीन्स में आ रही होती हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स आ रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक, बहुत सारे हैं डियर स्टूडेंट्स। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स को डिस्कस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। इसी तरह से हम नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन्स आ रहे होते हैं। हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमने पढ़ा था। उनके क्या फंक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो रेगुलेट कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास हीमोग्लोबिन आता है, दैट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, एंड इट एक्ट्स एज अ कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, लिपिड्स एंड मेटल आयंस। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ हम पढ़ लेंगे हीमोग्लोबिन के फंक्शंस के बाद। एंटीबॉडीज़ क्या काम कर रही होती हैं, उनको भी हम देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में, कि ब्लड वाले टॉपिक में, कि एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस से। फिर एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं आगे, यू नो वेल। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहाँ पे हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं डियर स्टूडेंट्स, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर स्टूडेंट्स। अब हम मेटाबॉलिक apparatus की फंक्शन को पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स मूवमेंट में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब अमीनो एसिड्स को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अबाउट 170 अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज़। आउट ऑफ 170 ओनली 25 आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हाउएवर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, कि एन अमीनो एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एन अमीनो ग्रुप एज वेल एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू सेंट्रल कार्बन, और उस कार्बन को हम नेम दे रहे होते हैं फिर अल्फ़ा कार्बन का। यहाँ पे मैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, कि कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ एक तरफ
अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। इसकी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर हम देखें तो कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सेंटर में प्रेजेंट है इसकी अल्फ़ा कार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ हम चल रहे हैं कि अमीनो एसिड्स जब लिंक कर रहे होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रही होती है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से टेक प्लेस हो रही होती है, किन किन एटम्स के दरमियान टेक प्लेस हो रही होती है, हमें इधर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स और टू अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर विया अ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ डाईपेप्टाइड। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देख लें तो डियर स्टूडेंट, जब एलानाइन एंड ग्लाइसाइन रिएक्ट कर रही होती हैं तो ये बना रही होते हैं ग्लाइसाइल एलानाइन, और इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, और इसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी स्ट्रक्चर में इनकी 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे होंगे कि इनकी इंफॉर्मेशन, इनके बॉन्ड्स, इनकी एग्जांपल्स को हम लेकर चल रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इनकी इंफॉर्मेशन की तरफ हैं। तो प्राइमरी में हम देख रहे होते हैं नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को देख रहे होते हैं एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में। इसी तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देख रहे होते हैं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन को, मतलब उसकी फॉर्म को देख रहे होते हैं, उसकी शेप को। कॉइल और हेलिक्स इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसी तरह से टर्शरी को हम अगर देखें तो बेंडिंग एंड फोल्डिंग एंड फॉर्मिंग ग्लोबुलर शेप। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर इसी तरह से फिर जब टर्शरी स्ट्रक्चर एग्रीगेट कर जाती हैं, एग्रीगेशन एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस, तो फिर हम उनको कह रहे होते हैं कि क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स। इस तरह से हम इनके बॉन्ड्स की तरफ आएंगे कि इन स्ट्रक्चर के बिटवीन बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट प्राइमरी में अगर हम देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर प्रेजेंट। सेकेंडरी में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ MCQs। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आयोनिक प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ब्रिजेस, तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, आयोनिक भी, लेकिन डाइसल्फाइड ब्रिजेस उसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस उसमें प्रेजेंट हो रही होती हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स को हम देख लेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, टर्शरी और क्वार्टिनरी की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन को अगर हम देखें तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन की स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अगर हम एग्जांपल को देख लें तो अल्फ़ा हेलिक्स, और टर्शरी स्ट्रक्चर के अगर हम देखें तो अगर एक चेन लें हम, सिंगल चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो देट विल बी टर्शरी, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल लें तो देट विल बी क्वार्टिनरी।
तो अब हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल के साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर को। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, एफ सेंजर was the first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule, or the sequence of amino acids in a protein molecule is determined by the order of nucleotides in the DNA. So dear students, it is shown by all proteins primary structure at the time of their synthesis on ribosome surface. The size of protein molecule depends upon the number and type of amino acids comprising it. ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें डियर स्टूडेंट्स। मैंने हेडिंग भूल गया हूँ, अभी लिखता हूँ हेडिंग इसकी कि दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम इंसुलिन को अगर देख लें कि 51 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा चेन में 21 अमीनो एसिड्स हमारे पास आ रहे होते हैं और इसी तरह से बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड्स आ रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन को अगर देख लें तो अल्फ़ा चेन में 282 प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा 141 ईच में होते हैं। बीटा चेन में 146 ईच चेन में, लेकिन कंबाइंड बीटा चेन में प्रेजेंट होंगे 292 और टोटली हमारे पास 574 प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। इसी तरह से अगर चेंज आ जाए डियर स्टूडेंट्स इन इवन सिंगल अमीनो एसिड, it can result in the failure of that protein, which may even lead to death. Replacement of glutamic acid by valine in hemoglobin molecule results in the formation of hemoglobin sulfide, which fails to carry oxygen, the characteristics of cell anemia. Dear students, अगर एक भी अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाए, उससे पूरी प्रोटीन का जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। इसी तरह से नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स डिटेल के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे कि उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी फिर उनमें आ रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, अल्फ़ा हेलिक्स और उसके साथ साथ बीटा प्लीटेड शीट को। अल्फ़ा हेलिक्स को अगर हम देखें, uniform geometrical structure with 3.6 amino acids in each turn of the helix, और बीटा प्लीटेड शीट इसी तरह से फोल्डिंग बैक, जब पॉलीपेप्टाइड फोल्ड बैक हो रहे होते हैं तो उससे जो फॉर्म हो रही होती है दैट इज़ बीटा प्लीटेड शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम जस्ट डिस्कस कर लेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इक्वस इन्वायरमेंट में हम इसकी कॉमन सी एग्जांपल ले रहे होंगे कि द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कन्फॉर्मेशन इन इक्वस इन्वायरमेंट इज़ दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड, और हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल, और हाइड्रोफोबिक बरीड इनसाइड होते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिव होते हैं और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट होते हैं। यू नो वेल डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम डियर स्टूडेंट्स, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस एंड इट फॉर्म्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे डियर स्टूडेंट्स। 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन प्रेजेंट हो सकती हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन के दरमियान फीचर्स का कंपैरिजन कर लेंगे, इनकी शेप को देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टल नेचर, इलास्टिसिटी, रोल, स्टेबिलिटी, एग्जांपल्स, बहुत सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शेप को देखें तो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं फिब्रिल्स फॉर्म शेप में, इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन को देखें, उसकी शेप होती है स्फीरिकल और एलिप्सॉइडल, और ऑर्गेनाइजेशन टर्शियरी प्रेजेंट होती है उसमें। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी देखें डियर स्टूडेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया में, ग्लोबुलर प्रोटीन में भी सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। इसी तरह से क्रिस्टल नेचर, फाइब्रस प्रोटीन क्रिस्टलाइन नहीं होती,
लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन में बी क्रिस्टलाइज्ड। और इलास्टिसिटी को हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, इनके रोल को डिस्कस करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिक इन नेचर होती हैं। अगर रोल को देखें तो प्ले स्ट्रक्चर रोल, ये स्ट्रक्चरल रोल को सेल के अंदर प्ले कर रही होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन को देखें तो डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक नहीं होती, इन इलास्टिक होती हैं, फंक्शनल रोल प्ले कर रही होती हैं। इसी तरह से स्टेबिलिटी और एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। फाइब्रस प्रोटीन स्टेबल होती हैं। सिल्क फाइबर्स, मायोसिन, फिब्रिन और केराटिन इनकी एग्जांपल्स में आ रही होती हैं। इसी तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन अनस्टेबल होती हैं। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन।